Good morning students. Today we will study subject SST of class 8. Okay, and chapter we will continue our first chapter, how, when and where. Chapter first, how, when and where. In our yesterday's video, we have understand the meaning of periodization, और इंडियन हिस्ट्री को जो 3 पीरियड्स में डिवाइड किया था जेम्स मिल ने, उसको हमने हमारे लास्ट वीडियो में समझा था। तो पीरियोडाइजेशन का मतलब समझ में आया? क्या होता है पीरियोडाइजेशन का मतलब? पीरियोडाइजेशन का मतलब होता है जो पास्ट होता है उसको सेपरेट नेम दे करके या ऑन द बेसिस ऑफ चेंजेस पर क्या करना, कैटेगराइज करना, यानी कि बांटना। तो जेम्स मिल जो कि एक स्कॉटिश फिलोसोफर थे, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, फिलोसोफर थे, हिस्टोरियंस थे। उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया था हिंदुइज्म, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। ये जो पीरियोडाइजेशन उन्होंने किया था ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन ऑफ रूलर्स के बेस पर किया था। बट इस पीरियोडाइजेशन के साथ प्रॉब्लम ये थी कि इन्होंने ये बताया कि रिलीजन के अलावा कोई मेजर चेंजेस ही नहीं आए इंडियन हिस्ट्री में, क्योंकि इन्होंने जो बेस रखा वो क्या रखा, रिलीजन ही तो रखा। तो उनके अकॉर्डिंग कि इंडियन हिस्ट्री में कोई चेंजेस नहीं आए, किसके अलावा, रिलीजन के अलावा। लेटर जो इंडियन हिस्टोरियंस थे दे ऑल्सो ट्राइड टू डिवाइडिंग इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पार्ट्स। उन्होंने भी इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। इंडियन हिस्टोरियंस ने कितने पार्ट में किया? 3। वो 3 पार्ट्स कौन कौन से थे? इंडियन हिस्टोरियंस ने इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया, डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया है कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। ये जो 3 पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? एंशियंट, ठीक है, मिडिएवल एंड देन मॉडर्न पीरियड। लेकिन इस पीरियोडाइजेशन के साथ में भी एक प्रॉब्लम हो गई। जेम्स मिल ने जो पीरियोडाइजेशन किया था उसके साथ तो थी ना प्रॉब्लम, वो करेक्ट पीरियोडाइजेशन नहीं बताया था, ठीक है। अब इसके साथ में भी एक प्रॉब्लम ये हो गई थी कि ये जो पीरियोडाइजेशन है, जो लिया गया है, ये वेस्ट कंट्रीज से लिया गया है, यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज में जो पास्ट को या हिस्ट्री को बांटा गया था वो इसी नाम से बांटा गया था, एंशियंट, मिडिएवल एंड मॉडर्न को। तो हमारे इंडियन हिस्ट्री को भी इंडियन हिस्टोरियंस ने इसी नाम से बांट दिया। लेकिन जो इन्होंने जो नाम दिया था ना मॉडर्न पीरियड के टाइम पर जो इंडिया के जो रूलर्स थे वो कौन थे? ब्रिटिशर्स थे। रूलर्स कौन थे बेटा? ब्रिटिशर्स थे। और जो मीनिंग था इसका, जो मीनिंग था मॉडर्न पीरियड का, उसका मतलब क्या होता है? प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, फ्रीडम एंड इक्वलिटी। अब हम लोगों ने, जो इंडियन हिस्टोरियंस थे, उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज की तरह इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में बांट तो दिया, एंशियंट, मिडिएवल, मॉडर्न। बट मॉडर्न पीरियड का तो मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब तो ये होता है कि क्या मिलना, इक्वलिटी होना, फ्रीडम होना, प्रोग्रेस होना, डेवलपमेंट होना। लेकिन अगर हम थोड़ा सोचें तो उस टाइम पर रूलर्स कौन थे? ब्रिटिशर्स थे। तो उस टाइम क्या सबको इक्वलिटी दी थी? उन्होंने फ्रीडम दिया था? तो जो इस वर्ड का मीनिंग है उस तरीके के तो कोई इवेंट हुआ ही नहीं था, कुछ हैपनिंग इस तरह का तो हुआ ही नहीं था। तो हम कैसे इसको मॉडर्न पीरियड दे सकते हैं? तो इस तरीके से ये जो मॉडर्न नाम दिया गया है ये भी ठीक नहीं है। तो यहाँ है द ब्रिटिश पीरियड इन हिस्ट्री कैन नॉट बी टर्म्ड एज मॉडर्न।
लेकिन हम इस टाइम पीरियड को मॉडर्न टाइम पीरियड नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? बिकॉज द मीनिंग ऑफ मॉडर्न मीन्स प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, फ्रीडम एंड इक्वलिटी, एंड एट दैट टाइम द रूलर्स वर ब्रिटिशर्स, और उस टाइम पर ये सब चीज़ें थी ही नहीं। तो इस मॉडर्न की जगह हम क्या दे सकते हैं? क्या दे सकते हैं? इट इज़ एप्रोप्रिएट टर्म इन दिस पीरियड कॉलोनियल। तो इस मॉडर्न पीरियड की जगह कौन सा एप्रोप्रिएट टर्म कौन सा है? एप्रोप्रिएट टर्म का मतलब होता है कि मॉडर्न की जगह हम कौन सा शब्द यूज ले सकते हैं, वो है कॉलोनियल। कॉलोनियल। तो हम लोग कौन सा वर्ड यूज ले सकते हैं इन प्लेस ऑफ मॉडर्न? कॉलोनियल। अच्छा, मॉडर्न वर्ड क्यों नहीं यूज ले सकते? क्योंकि मॉडर्न का मतलब तो डेवलपमेंट होता है, प्रोग्रेस होता है, इक्वलिटी होता है, लिबर्टी होता है, और जो कि ब्रिटिश रूलिंग पीरियड में ये सब कुछ था ही नहीं। तो हम लोग मॉडर्न पीरियड को क्या नाम दे सकते हैं? कॉलोनियल पीरियड। अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है कॉलोनाइजेशन, यानी कि कॉलोनियल पीरियड किसे कहते हैं, ये कॉलोनाइजेशन किसे कहते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, ये कॉलोनियल पीरियड क्या होता है? भाई एंशिएंट का मतलब तो प्राचीन हो गया, मिडिएवल का मतलब मध्यकाल हो गया, मॉडर्न का मतलब ये जो आधुनिक समय ये हो गया, बट ये कॉलोनियल पीरियड क्या हो गया, ये कुछ समझ में नहीं आया। चलो आज हम इसको समझते हैं, और आपकी सीनियर क्लासेस में ये वर्ड बहुत बार आएगा, कॉलोनियल। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे कॉलोनाइजेशन। क्या पढ़ेंगे बेटा? कॉलोनाइजेशन। तो इसका मतलब आपको यहीं से समझ लेना है। स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 5, आप लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कॉलोनाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय अ सेंट्रल सिस्टम ऑफ पावर डोमिनेट्स द सराउंडिंग लैंड एंड इट्स कंपोनेंट्स। समझ में आया? मतलब ये है कि कॉलोनाइजेशन एक प्रोसेस है, इसमें सेंट्रल सिस्टम जो होता है पावर का, सेंट्रल सिस्टम यानी कि जो सेंट्रल पावर होता है, केंद्रीय पावर जो होता है, वो ही सराउंडिंग लैंड यानी कि अपने आसपास की कंट्रीज, अपने आसपास के लैंड पर क्या करती है? डोमिनेट्स करती है। डोमिनेट्स का मतलब होता है कि प्रभुत्व रखती है या अपना पावर रखती है, एंड इट्स कंपोनेंट्स, और इस लैंड से जुड़े हुए कंपोनेंट्स घटक पर भी। कॉलोनाइजेशन रेफर्स स्ट्रिक्टली टू माइग्रेशन, फॉर एग्जाम्पल settler colonies in America or Australia, trading posts and the plantation, while colonization to the existing indigenous people of style new territories. Colonization was linked to spread of tens of millions from Western European state all over the world. Colonization क्या होता है कि जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी, यानी कि वेस्टर्न यूरोपियन जो कंट्रीज थी, उनका स्प्रेड होना ऑल ओवर कंट्रीज में, यानी कि छोटी छोटी कंट्रीज़ को अपने कंट्रोल में लेना, और उसका जो ट्रेड है, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, उसको अंडर कंट्रोल में लेना और वहाँ के लोगों को एक्सप्लॉयटेशन करना। ब्रिटिश कैम टू इंडिया एज अ ट्रेडर, ये लोग क्या आए थे? ट्रेडर ही आए थे। सून दे वर फैसिनेटेड विद द वेल्थ ऑफ इंडिया, लेकिन जल्दी ही वो क्या हो गए? इंडिया, हमारा जो इंडिया था वो गोल्डन बर्ड था और यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेल्थ थी, तो बहुत जल्दी ही ये ब्रिटिशर्स क्या आ गए? एज अ ट्रेडर आए थे। ये तो यहाँ रूल करने नहीं आए थे, ये ट्रेड करने के लिए आए थे। यहाँ की जो कॉटन है, ठीक है, यहाँ के जो स्पेसियस है, इन सब चीज़ों के लिए आए थे। लेकिन जल्दी ही ये फैसिनेटेड हो गए, यानी कि अट्रैक्ट हो गए। किससे अट्रैक्ट हो गए? वेल्थ ऑफ इंडिया से। दे चेंज देयर मोटिव फ्रॉम ट्रेड टू कॉलोनाइजेशन। लेकिन जल्दी ही जब उन्होंने देखा कि यहाँ इंडिया में तो जो रूलर्स है वो एक दूसरे से वॉर करने में ही बिजी हैं, यहाँ पर तो कोई यूनिटी ही नहीं है, तो जल्दी उन्होंने अपना मोटिव चेंज कर दिया, मूड चेंज कर दिया। वो ट्रेडर से क्या बन गए? रूलर्स बन गए, और इंडिया को उन्होंने अपना क्या बना लिया? कॉलोनी बना लिया। Their plans involved using India as a feeder colony for their own flourishing economy back at Britain। और उन्होंने क्या कर लिया कि इंडिया को अपनी कॉलोनी बना लिया और अपनी इकोनॉमी चलाने लगे, जो कि ब्रिटेन की इकोनॉमी को। दे केप्ट देयर फोकस ऑन एक्सपेंडिंग एंड प्रोटेक्टिंग देयर होल्ड ऑन इंडिया। वो अब क्या अपना फोकस किस पे रखने लगे? एक्सपेंड करना, यानी कि फैलाना, अपनी होल्ड यानी कि पकड़, यानी कि जो अपनी पकड़ है या अपनी ये इंडिया को अपने गुलाम बनाने की जो एक्सपेंशन है उसको बढ़ाने लगे वो लोग। और
प्रोटेक्टिंग देयर होल्ड, और अपनी होल्ड को प्रोटेक्ट भी करने लगी, यानी कि वो यहाँ के लोकल रूलर से लड़ने भी लगे। जैसे मराठा से उन्होंने फाइट करना स्टार्ट कर दिया, बैटल ऑफ प्लासी उन लोगों ने लड़ा, बैटल ऑफ बक्सर उन्होंने लड़ा कि हमारी पकड़ कहीं ढीली ना हो जाए, कहीं हम इंडिया को छोड़ ना दें, क्योंकि वो इंडिया को अब क्या करना चाहते थे, अपनी कॉलोनी बनाना चाहते थे, यहाँ पर रूल करना चाहते थे और यहाँ की वेल्थ को ले जाना चाहते थे। ब्रिटिश रूल ब्रॉट अबाउट चेंजेस इन वैल्यूज़ एंड टेस्ट, कस्टम एंड प्रैक्टिसेस। और ब्रिटिश रूल क्या क्या लेकर आया, ब्रॉट आउट यानी लेकर आया, क्या लेकर आया, बहुत सारे चेंजेस लेकर आया है इंडिया में। यहाँ के रीति रिवाज में चेंजेस लेकर आया, यहाँ की सोच में चेंजेस लेकर आया, प्रैक्टिस कस्टम्स में भी चेंजेस लेकर आया। तो बताइए कॉलोनाइजेशन क्या होता है। कॉलोनाइजेशन इज अ प्रोसेस, इज अ प्रोसेस, क्या होता है, इज अ प्रोसेस by which a central system of power dominates यानी कि एक प्रोसेस होता है जिसमें सेंट्रल सिस्टम ऑफ पावर, कि पावर का जो सेंट्रल सिस्टम होता है, जो केंद्रीय सिस्टम होता है, वो डोमिनेट्स करता है, यानी कि प्रभुत्व रखता है, प्रभाव रखता है अपना द सराउंडिंग लैंड, द सराउंडिंग लैंड एंड इट्स components। ओके, तो और अदर मीनिंग क्या है कि कॉलोनाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच अ सेंट्रल सिस्टम पावर डोमिनेट्स द सराउंडिंग लैंड एंड द कंपोनेंट्स, यानी कि सराउंडिंग लैंड का मतलब है कि अपने आसपास की जो कंट्री है और उसके जो कंपोनेंट्स यानी कि जो उसके स्टेट्स वगैरह हैं उसके ऊपर अपना डोमिनेट रखना, यानी कि अपना प्रभाव रखना। अब जो यूरोपियन कंट्रीज थी उन्होंने बहुत सारी एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ को क्या बनाया था, अपनी कॉलोनी बनाया था। कॉलोनी का मतलब है कि अपने उसको सब्जुगेट कर लिया था, यानी कि उसको अपने अंडर में ले लिया था, उसका एडमिनिस्ट्रेशन वर्क अपने अंडर में ले लिया था, उसका इकोनॉमी भी अपने अंडर में ले ली थी। तो ब्रिटिशर्स ने भी इंडिया को अपनी क्या बनाया था, कॉलोनी बनाया था, इसका एडमिनिस्ट्रेशन वर्क और इसका इकोनॉमी अपने अंडर में ले करके। लेकिन वो एज ए रूलर इंडिया में नहीं आए थे ब्रिटिशर्स इंडिया में एज ए ट्रेडर आए थे। और वो रूलर कैसे बन गए, यहाँ की डिसयूनिटी देख करके। when they saw that the local rulers were busy in war with each other and they took advantage of that situation and they became rulers of India। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाउ डू वी नो एडमिनिस्ट्रेशन। हाउ वी डू नो मतलब हम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कैसे जानते हैं या कैसे जानेंगे। शैल वी स्टार्ट। तो कॉलोनाइजेशन का मीनिंग समझ में आया कि कॉलोनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी अपने आसपास की लैंड को डोमिनेट करना, यानी कि अपने कंट्रोल में ले लेना। ठीक है, हाउ डू वी नो एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिश रूल चेंज्ड अ लॉट इंडिया, यानी कि हम अब एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानेंगे ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, कि ब्रिटिश पीरियड में क्या क्या चेंजेस आए, किस फील्ड में, एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, बहुत सारा चेंजेस लाए। ब्रिटिश रूल चेंज्ड अ लॉट इंडिया, बहुत सारे चेंजेस इन्होंने किए। इन द लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी both the direct administration of India by the British Crown and the technological change ushered in by the Industrial Revolution। कहने का मतलब ये है कि 19th सेंचुरी के जो लेटर वाला पार्ट था, 19th सेंचुरी का जो लेटर पार्ट, अर्ली पार्ट जो 50 के पहले होता है और जो 50 के बाद वाला होता है, तो लेटर वाले पार्ट में जो हमारा डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्राउन के हाथों में चला गया और इन लोगों ने बहुत सारे इंडस्ट्रियल क्या लेकर आए, चेंजेस भी लेकर आए। जो ब्रिटिशर्स थे ये इंडस्ट्री में भी काफ़ी चेंजेस लेकर आए। हैड द इफेक्ट द क्लोजली इंटरविनिंग द इकोनॉमीज ऑफ इंडिया एंड ग्रेट ब्रिटेन। और इससे क्या हुआ, जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आए तो इससे हमारी जो
कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, स्मॉल इंडस्ट्रीज थी, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई। तो हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। इनफैक्ट मैनी ऑफ द मेजर चेंजेस इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, और ब्रिटिश पीरियड के टाइम पर क्या क्या चेंजेस आए, इंडस्ट्रीज़ में तो चेंजेस आए थे। अब जो है छोटी इंडस्ट्री की जगह बड़ी इंडस्ट्री सेटअप होने लगी थी, और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में भी चेंजेस आने लगे थे। In fact, many of the major changes in transport and communications had already begun before the mutiny. All the changes were secured in the form of record. और ये जितने भी चेंजेस आए हैं ब्रिटिश टाइम पर, जितने भी चेंजेस हमारे इंडिया में आए, ये सारे चेंजेस जो क्या हैं हम लोगों को रिकॉर्ड्स में मिल सकते हैं। यानी कि अगर हम बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें हमें मिल सकते हैं कि कौन कौन से चेंजेस आए थे। These records were written by British officials to keep the track of their work and changes done in India. और जो जो चेंजेस उन्होंने किए हैं तो ये सारे चेंजेस उन लोगों ने रिकॉर्ड में लिखे हैं। क्यों लिखे हैं? ताकि वो बताएं कि हम लोगों ने इंडिया में क्या क्या चेंजेस किए और हमारे पीरियड में क्या क्या चेंजेस आए थे। The British felt all important document and letters needed to be preserved. ब्रिटिश लोगों को लगता था, क्यों लिखते थे ये लोग, अपने जितने भी रिकॉर्ड्स थे या अपने जो भी चेंजेस थे, ठीक है ना, उन चेंजेस को ये क्या लिखते थे, रिकॉर्ड्स में लिखते थे। क्यों लिखते थे? क्योंकि उनको लगता था, उनको ये लगता था कि ये जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं और इनको क्या रखना चाहिए, दे नीड टू बी प्रिजर्व्ड, और इन डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखने की ज़रूरत होती है। इसीलिए ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड जो भी कोई चेंजेस आए, जो भी कोई प्रोग्रेस या डेवलपमेंट हुआ, इन सब लोगों ने उसके रिटर्न रिकॉर्ड्स रखे हैं। रिटर्न रिकॉर्ड्स क्यों रखे हैं? क्योंकि उनको लगता था कि ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट्स हैं और इनको प्रिजर्व करके रखना चाहिए, इनको सेफ रखना चाहिए। Specialized institutions like the archives and museums were established to preserve important records. अब इसके लिए क्या किया गया कि important records को preserve करना चाहिए, ये बात मालूम है, लेकिन इसीलिए उन लोगों ने क्या बनाए, म्यूजियम बनाए, म्यूजियम्स वगैरह बनाए, संग्रहालय, म्यूजियम को क्या कहते हैं, संग्रहालय। तो उन म्यूजियम्स में इन्होंने क्या रखे, अपने रिकॉर्ड्स को सेफ रखें ताकि हमारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो सेफ रहें। लाइक आर्chives एंड म्यूजियम्स वर several other sources studied together to give a better picture of administration. और बहुत सारे अदर ऐसी इंफॉर्मेशन भी है या सोर्सेज भी हैं जिससे हमें एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि रूल ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक्स वी विल कंटिन्यू टुमारो। टिल देन बाय बाय। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है एसएसटी को लेकर के तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8555987799। तो आज हमने जो पढ़ा वो कॉलोनाइजेशन पढ़ा। कॉलोनाइजेशन का मतलब होता है कि एक ऐसा सेंट्रल सिस्टम ऑफ पावर जो अपने सराउंडिंग लैंड को डोमिनेट करता है और उसके कंपोनेंट्स को भी। जैसे कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को जो है क्या किया था, अपने कॉलोनी बना लिया था, यानी कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपने हाथों में ले लिया था और इसकी इकोनॉमी भी पर भी कंट्रोल कर लिया था और इसको अपना क्या बना लिया था, गुलाम। तो यानी कि वो सारे काम किसके अंडर, पावर किसके हाथों में आ गया था, इंडिया का, ब्रिटिशर्स के। तो जितने भी यूरोपियन और कंट्रीज थी इन्होंने क्या किया था, अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज़ को अपने कंट्रोल में लिया, वहाँ के ट्रेड को, एडमिनिस्ट्रेशन को, इन सब को, और वो कंट्रीज़ क्या बन गई, इनकी कॉलोनी बन गई। और हमने ये भी जाना कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से किया, इन लोगों ने काफ़ी चेंजेस किए हैं। डायरेक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गया था। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से इंडियन इंडस्ट्री पर काफ़ी इफेक्ट पड़ा था और जो चेंजेस ट्रांसपोर्ट में, कम्युनिकेशंस में भी काफ़ी चेंजेस आए थे ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। ट्रेन का जो चलना है वो ट्रांसपोर्ट में चेंजेस आए थे कि ट्रेन जो स्टार्ट हुई थी वो ब्रिटिश पीरियड के टाइम पर ही स्टार्ट हुई थी इंडिया में, ठीक है, और टेलीफोन वगैरह का यूज़ भी स्टार्ट होने लगा था। तो इस तरीके से चेंजेस आने लगे थे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में। जो ये चेंजेस हुए इनको ब्रिटिश ऑफिशियल्स क्या करते थे, अधिकारी क्या करते थे, रिकॉर्ड में लिखते थे, क्योंकि उनको ये लगता था कि ये जो रिकॉर्ड्स हैं इनको प्रिजर्व करना चाहिए। एंड टू प्रिजर्व द रिकॉर्ड दे बिल्ट म्यूजियम्स। उन्होंने किसको बनाया, म्यूजियम्स बनाया ताकि इन सारे रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व कर सके। ओके, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे कल, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और आई थिंक 2-3 दिन में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। टिल देन बाय बाय। और आई होप कि आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस समझ में आ रही है। आप लोग मुझसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।